केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई अहम फैसलों को दी मंजूरी। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय का लिया निर्णय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद ही सबसे अच्छा माध्यम। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, निगरानी और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश किए जारी। और प्रदेश में पहली बार करनाल के सरकारी स्कूलों में दिसंबर से लगेंगी स्मार्ट कक्षाएं। रोबोटिक्स लैब और स्टेम लैब में करवाए जाएंगे प्रयोग। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया है। इसके अलावा 7,000 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में लोगों से एकत्र करेगा। ये सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें आज के कैबिनेट ने निर्णय किया कि 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। पहले तो 6,000 करोड़ सरकार देगी, 7,000 करोड़ रुपए ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो खुद इक्विटी के रूप में लोगों से लाएगी और फिर बॉन्ड मार्केट टैप करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए वहां से आएंगे और ये 1,10,000 करोड़ रुपए आने वाले दिनों में तैयार होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाएंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आज विकास बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को भी मंजूरी दे दी है। ये निर्णय 20 लाख खाताधारकों और 4,000 कर्मचारियों के हित में लिया गया है। विकास बैंक डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में अमालगमेट करने का निर्णय हुआ है। डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL ये प्राइवेट बैंक है और 20 लाख डिपॉजिटर्स है। लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर्स, 20,000 करोड़ डिपॉजिट्स है, 4,000 कर्मचारी नौकरी पर है। इस सबकी सुरक्षा इस निर्णय में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस वर्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस बार के सम्मेलन का विषय सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का आदर्श समन्वय रखा गया है। सम्मेलन में विधायिका एवं कार्यपालिका की जनता के प्रति संवैधानिक जवाबदेही को भी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने पर विचार किया गया। सम्मेलन में संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को अनुशासित और प्रक्रिया नियमानुसार संचालित करने पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करने हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जन कल्याण के व्यापक हित में सामंजस्य और समन्वय का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। मैं इसे फिर रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी को बखूबी और कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं। जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य, सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है।
गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निगरानी, रोकथाम और सावधानी के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों को इन निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकारें केवल कंटेनमेंट जोन में ही स्थानीय प्रतिबंध लागू कर सकती हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र से अनुमति लेनी जरूरी होगी। कंटेनमेंट जोन की सूची जिला कलेक्टरों और वेबसाइटों पर अधिसूचित की जाएगी। ये सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी। निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी जाएगी और बाहरी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा टीमों द्वारा घर घर जाकर जांच की जाएगी। निर्देशों में कहा गया है कि कोविड पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की सूची 72 घंटे के भीतर बनाई जाए और संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। करनाल के सरकारी स्कूलों को दिसंबर माह में स्मार्ट कक्षाओं की सौगात मिलने जा रही है। अब विद्यार्थी पुरानी पद्धति को छोड़कर स्मार्ट कक्षाओं में नए तौर तरीकों से पढ़ना सीखेंगे। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि शहर के 9 स्कूलों में 53 क्लासरूम तैयार करने का प्रोजेक्ट था। इसके तहत अब तक 7 स्कूलों में काम पूरा हो गया है, जबकि 2 स्कूलों में कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि करनाल प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां स्मार्ट कक्षा में विद्यार्थी स्मार्ट इंटरैक्शन टीवी व रोबोटिक और स्टेम लैब से पढ़ाई करेंगे। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रावधान इसमें है और जो हेड टीचर का या प्रिंसिपल का जो रूम है उसमें एक बड़ा एलईडी बॉक्स लगा करके सभी सीसीटीवीज़ की जो डिस्प्ले है वो उस एलईडी पे होगा। इसके अलावा इन स्कूलों में रोबोटिक्स और स्टेम लैब भी एस्टेब्लिश किए गए हैं और जो बच्चों की अटेंडेंस है उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है, जिसमें 3 तरह के प्रावधान हैं। या तो थंब इम्प्रेशन के जरिए हाजिरी लगाई जा सकती है, या फेशियल रिकग्निशन के थ्रू, या RFID के थ्रू जो है बच्चों की अटेंडेंस लगाई जा सकती है। इस प्रकार से एक कंप्लीट सा पैकेज है ये और हमारी जो 9 स्कूल हैं वो इसको बनकर के तैयार हो गई हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिन में इसको जल्द ही इनॉग्रेट करके और शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र नरवाल ने बताया कि स्मार्ट स्कूलों में 4 स्टेम और 4 रोबोटिक लैब का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट क्लासरूम के बाहर दीवारों पर बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड के तहत पेंटिंग से पढ़ाई के मॉडल, गणित के सूत्र और सामान्य व भौगोलिक ज्ञान को दर्शाने वाले चित्र भी लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी की तरफ से जो है इस विद्यालय में और पूरे करनाल में जो है 53 रूम्स को जो है स्मार्ट रूम बनाया जा रहा है, जिसमें से स्मार्ट स्क्रीन लगी हुई है जिसके अंदर सिलेबस पहले से फिटेड है। वो लगभग 64 इंच की स्क्रीन है, उसमें आप ब्लैक बोर्ड का काम भी कर सकते हैं, बाकी उसका काम भी कर सकते हैं। और इससे एक नई तकनीक के माध्यम से जो बच्चों को जो है इंटरेस्ट क्रिएट होगा, कि पुराने ढर्रे से चलने वाली शिक्षा से वो मुक्ति मिलेगी और वो बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो बच्चे इसमें अच्छे से जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि 26 नवंबर को विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच की घोषणा के मद्देनजर सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि संबंधित जिलों में बिजली, पानी, चिकित्सा, यातायात जैसी अति आवश्यक सेवाएं किसी भी सूरत में प्रभावित न हों। इसके अलावा कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी सभी मुख्य स्थानों को चिन्हित करके अतिरिक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम करें। मुख्य सचिव कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के जिला उपायुक्तों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा जिलों से समन्वय स्थापित करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएं। उन्होंने अन्य राज्यों से हरियाणा में आने वाले राजमार्गों पर बहुपरतीय बैरिकेडिंग करने के भी निर्देश दिए। विभिन्न किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित दिल्ली चलो के आह्वान के मद्देनजर झज्जर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एडीजीपी एवं रोहतक रेंज के आईजी संदीप खीरवार ने उपायुक्त जितेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के साथ आज सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीजीपी संदीप खीरवार ने कहा कि यदि कोई कानून की अवहेलना करता है तो उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ दिल्ली सीमा का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू करते हुए दिल्ली सीमा पर बनाए गए नाकों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। किसान संगठन के प्रतिनिधि दिल्ली की ओर रुख न करें, इसके लिए पूरी सजगता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जाने का आह्वान किया है
उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने मिल के जगह जगह पे नाकों के माध्यम से उनको पीसफुल तरीके से रोका जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किसी को भी दिल्ली इस पर्पज़ के लिए ना जाने दिया जाए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर को और कारगर बनाने के लिए सीएम विंडो के ओवरऑल इंचार्ज एवं जन सुरक्षा शिकायत और सुशासन सलाहकार अनिल कुमार राव ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली जन शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विभागीय काम में सुधार होगा तो विभाग की छवि भी सुधरेगी। विभागीय कार्य का सुचारू रूप से निरीक्षण करें और आपसी तालमेल से काम लें ताकि जनमानस की समस्या का शीघ्र निवारण हो सके। उन्होंने बताया कि अब विभिन्न विभागों की इस आधार पर भी समीक्षा होगी कि कौन सा विभाग कितनी तत्परता से शिकायत पर कार्यवाही करता है। इसके लिए विभागों की अंकों के आधार पर ग्रेडिंग भी की जाएगी। सरस्वती शुगर मिल में इस सीजन में 160 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा गया है। पिराई सत्र का शुभारंभ मिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी SK सचदेवा ने किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि मिल में सत्र के दौरान प्रतिदिन 12 से 13 हजार क्विंटल और पूरे सीजन में 18-19 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए किसानों की सुविधा के लिए इस बार 42 विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पर्ची सिस्टम बनाया गया है। किसानों को पर्ची के SMS की सुविधा भी दी गई है। सीजन में करीबन 18-19 लाख क्विंटल के आसपास होता है और जहां तक प्रतिदिन की बात करें तो पीक सीजन में तो जब हमारी रिकवरी मार्च अप्रैल में पीक पे होती है तो उस समय हम 12,500-13 हज़ार क्विंटल प्रतिदिन भी चीनी की पैकिंग करते हैं। पर औसतन मैं कह सकता हूं कि 11 से 11,500 हज़ार क्विंटल जो है प्रतिदिन की चीनी की पैकिंग होती है। पिछले वर्ष की तरह हम इस बार अब फिर दोबारा से किसानों को जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं यार्ड में एंटर करेंगे, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कोई किसान एंटर नहीं होता। सब किसानों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग होती है। जिन किसानों के पास मास्क नहीं है उनको हम मास्क अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं मिल में गन्ना लेकर आए किसानों ने बताया कि मिल में पिराई सत्र शुरू होने से उनके गन्ने का उचित उठान होगा और उन्हें गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी। क्योंकि किसान गन्ना बीजता है, साल भर मेहनत करता है, खेत में कमाता है, फिर उसको शुगर मिल में ही डाला जाता है जी। अब कारोबार चालू हो गए, किसान खाली बैठा था एक किस्म से तो। और ये तो मिल जो है जी किसान की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को लाभ ही लाभ है जी। खेतों में से गन्ना उठ जाएगा, गेहूँ बोई जाएगी, तो मिल का तो किसानों को हमेशा लाभ ही है जी। बहुत खुशी है जी सर, हमारा गन्ना टाइम पे चल रहा है, बहुत खुशी है हमें इसमें। चलो पहले से तो लेट शुरू हो गया, अभी काम चल रहा था ना यहाँ दूसरा मिल में, तो उसके कारण थोड़ा लेट हो गया। वैसे ठीक टाइम पे है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। किसान अपनी गेहूँ बीज लेगा इस अब भी। बहुत लोगों ने काम मिल गया, ठेकेदार है, कुछ ढुलाई वाला है, कुछ ढुलाई वाला है, बहुत कुछ है जैसे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई अहम फैसलों को दी मंजूरी। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय का लिया निर्णय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद ही सबसे अच्छा माध्यम। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, निगरानी और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश किए जारी। और प्रदेश में पहली बार करनाल के सरकारी स्कूलों में दिसंबर से लगेंगी स्मार्ट कक्षाएं। रोबोटिक्स लैब और स्टेम लैब में करवाए जाएंगे प्रयोग। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।